जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के मैं लाइव आया हूँ। फिलहाल मैं फरुखाबाद में हूँ, मदनपुर और जातिवार जनगणना को लेकर के, कॉलेजियम को लेकर के, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, बाय स्कैम को लेकर के और जेबी पंत यूनिवर्सिटी में जो नॉट फाउंड स्टेबल का घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, और मंडल कमीशन को लेकर के तमाम मसलों को लेकर के मैं गांव क्षेत्रों में लगातार चौपाल कर रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तमाम मसलों पर हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जो हकमारी हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सब जानते हैं कि आज करीब 179 दिन, 189 दिन, 90 के आसपास, 190 दिन के आसपास हो गए हैं। हमारे ओबीसी एससी के भाई बहन धरने पर इको गार्डन में आंदोलन में बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गर्मियों में गर्मी को झेलते हुए उन्होंने आंदोलन किया। बरसात में, बारिश में भीग करके उन्होंने रातें बिताई, बरसात में रहे। और सर्दी का मौसम है, इतनी कड़ाके की सर्दी है, आप और हम सब जानते हैं। मैं भी इस समय फील्ड में हूँ, लोगों के बीच हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ, कैडल लगा रहा हूँ, कैंप कर रहा हूँ, मंडल चौपाल कर रहा हूँ। इतनी कड़ाके की सर्दी है कि ऐसे में खुले में बैठना मुश्किल है। आप सोचिए कि कैसे हमारे अभ्यर्थी भाई और बहनें, उनमें से कई बहनें ऐसी भी हैं, मैं गया था वहाँ पर, मैंने देखा है, कई बहनें ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे भी साथ में हैं, विवाहिता हैं, वो भी वहाँ संघर्ष कर रही हैं, अपने हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रही हैं। लेकिन ये जो धूर्त सरकार है, ये जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार, इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। इतने लंबे आंदोलन के बाद आखिर क्या कारण है? भाजपा में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्टूल मंत्री स्टूल प्रसाद मौर्य, जिनको मैं कहता हूँ। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम देव सिंह, पटेल समाज से हैं। आप समझ रहे होंगे गुलाम देव सिंह कौन है? स्वतंत्र देव सिंह। नाम तो उनका स्वतंत्र देव है, लेकिन वो गुलाम है, असल में भाजपा के संघ के गुलाम है। केशव प्रसाद मौर्य, जिनको पिछड़ों के नाम से जिन्होंने वोट मांगे, जो हमेशा कहते हैं कि पिछड़ों के वो हितैषी हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज तक क्या कभी उनको पिछड़ों की चिंता करते हुए देखा है? किसी ने भी। इतने दिनों से हमारे जो भाई बहन वहाँ बैठे हुए हैं, ओबीसी के, एससी के, एक भी शब्द स्टूल प्रसाद मौर्य जी के मुंह से नहीं निकला उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए। जब उन्हें स्टूल प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए हमारे लोग जाते हैं, हमारे भाई बहन जाते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। गुलाम देव सिंह, जो कभी भी पिछड़ों के हक की बात नहीं करते, कभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे मुंह नहीं अपना खोलते। तमाम नेता जो ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, विपक्षी पार्टियों के भी तमाम नेता इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और अब जब चुनाव आ गया है तो सब जाएंगे आपके घर, सबको वोट चाहिए होगा, सब अपने आप को पिछड़ों का हितैषी घोषित करेंगे। जब हमारे भाई, हमारी बहनें न्याय की मांग करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाता है। कई बहनों के सर में चोटें आई थी, एक बहन के तो हाथ में काफ़ी चोट आई थी, मैं गया हुआ तो देखा था। कई भाइयों को गंभीर चोटें आई। जब वो कैंडल मार्च निकालते हैं, शांतपूर्ण तरीके से मार्च निकालते हैं, न्याय की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको सड़कों पर लखनऊ के दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, आतंकियों जैसा सलूक किया जाता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये उत्तर प्रदेश के, इस देश के नागरिक नहीं हैं?
क्या पिछड़े दलितों का वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं लिया है? क्या पिछड़े दलित इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या इस प्रदेश की जनता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल सवर्णों के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? और अगर वो दलितों पिछड़ों के भी मुख्यमंत्री हैं तो क्यों नहीं उनके साथ न्याय किया जा रहा है? क्यों उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं? क्यों उन्हें जेलों में डाला जा रहा है? क्यों उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है? 190 दिनों से अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि घोटाला हुआ है, आपने फिर भी नहीं माना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि घोटाला हुआ है, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। 20,000 सीटों का घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने किया। अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने 20,000 सीटें पिछड़े दलितों की छीन करके अपने सुजातियों को देने का काम किया। और यही अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जब चुनाव आता है तो ये हिंदू बन जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो ओबीसी के लोग, जो एससी के लोग वहां धरने पे जो अभ्यर्थी बैठे हैं, जो बहनें बैठी हुई है, जो यादव समाज के अभ्यर्थी हैं, जो गुर्जर समाज के अभ्यर्थी हैं, जाट समाज के अभ्यर्थी हैं, जो पटेल समाज के अभ्यर्थी, मौर्य समाज के हैं, लोधी समाज के हैं, कुमार समाज के हैं, प्रजापति समाज के, नाई समाज के हैं, जो जाटव समाज के हैं, धोबी समाज के हैं, धानक समाज के हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं, क्या वो पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या वो मुसलमान हैं? वो हिंदू नहीं हैं? और अगर मुसलमान हैं भी तो मुसलमान भी तो ओबीसी में आता है, वो भी तो इस देश का नागरिक है। आखिर इस देश के नागरिक के साथ आखिर अन्याय क्यों? इस प्रदेश की जनता के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? क्या अजय सिंह बिष्ट अकेले सवर्णों के वोटों से मुख्यमंत्री बने हैं? लगातार जब से भाजपा की सरकार आई हुई है प्रदेश के अंदर, लगातार पिछड़े दलितों की हकमारी की जा रही है। जेबी पंत शोध संस्थान इलाहाबाद का मामला आप देख लीजिए। 70% आबादी में से जेबी पंत के तिवारी जी को 16 सुटेबल कैंडिडेट ओबीसी से नहीं मिले जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सकता था। सब नॉट फाउंड सुटेबल है। जब वोट लेना होगा तब ये सुटेबल हो जाएंगे, तब ये हिंदू हो जाएंगे। जब उन तिवारी जी के सुजातियों को दक्षिणा लेनी होगी, धार्मिक दंगे कराने होंगे, तब हमारे लोग सुटेबल हो जाएंगे। लेकिन जब बात हक की आएगी, हिस्सेदारी की आएगी, न्याय की आएगी, तब हम नॉट फाउंड सुटेबल हो जाते हैं। जेएनयू में ओबीसी के एक बच्चे को पीएचडी एडमिशन में 1 नंबर दिया गया, लेकिन फिर भी उसने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 नंबर देने के बाद भी उसको एडमिशन मिल गया। सोचिए उसकी मैरिज क्या रही होगी, उसने कितनी मेहनत की होगी पढ़ाई में। एक ओबीसी बच्चे को 2 नंबर दिया गया, अगर उसको 2.5 नंबर दिया जाता पीएचडी में एडमिशन हो जाता उसका। एक आदिवासी लड़की को, आदिवासी समाज के बारे में आप जानते हैं, आदिवासी समाज की लड़की, कितना स्ट्रगल उसने किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितना जमाने से लड़ने के बाद वो जेएनयू तक पहुंची होगी। और वो पीएचडी में एडमिशन के लिए उसको वाइवा में, मौखिक इंटरव्यू में 2 नंबर दिया जाता है। अगर उसको 5 नंबर मिल गया होता तो उसका एडमिशन हो जाता। तो ये कलम कसाई लोग हर जगह बैठे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके अतिशीघ्र ओबीसी एससी की जो सीटों की हकमारी हुई है उसको न्याय करने का काम करें। 27% ओबीसी रिजर्वेशन को पूरा किया जाए। एससी के 21.5%, 22% रिजर्वेशन को पूरा किया जाए। और हमारे अभ्यर्थियों के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, जो बदतमीजी की जा रही है, जो लाठीचार्ज की जा रही है, उससे बाज जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों पर, हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर
पड़ी एक एक लाठी का हिसाब हम वोट से लेंगे। तुम लाठी की चोट दोगे, हम वोट की चोट देंगे तुम्हें। इस प्रदेश की सत्ता से ही नहीं, हम इस देश की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर देंगे। अगर पिछड़े और दलित संगठित हो गए तो तुम कहीं भी एक पार्षद बनने की हैसियत में नहीं रहोगे, एक मुखिया सरपंच बनने की हैसियत में नहीं रह जाओगे। बिहार में बीपीएससी में कर्मचारी चयन आयोग के बाहर कल से हमारे ओबीसी के भाई लगातार आंदोलनरत हैं। 14,000 से ऊपर की संख्या में आंदोलन किए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि 2014 से पहले का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लाइए। जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है आय प्रमाण पत्र का, 1 साल के लिए वैलिड होता है। उस समय के विज्ञापन में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। आज जो है, जब 8 साल बाद 9 साल बाद जब सूची जारी होती है तो हमारे अभ्यर्थियों से ये कहा जाता है कि आप 2014 का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दिखाइए, जो वैलिड ही नहीं है। 8 साल के लिए जो डॉक्यूमेंट 8 साल तक के लिए वैलिड ही नहीं है, उनको कोई अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति 8 साल 10 साल तक क्यों संभाल के रखेगा। नीतीश कुमार जी से भी मैं कहना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि कृपया तत्काल जो है ये षड्यंत्र जो आप कर रहे हैं इसको बंद करिए। और जो आप साजिशन आरएसएस की भाजपा की गोद में बैठ करके हमारे हजारों ओबीसी के भाइयों को नौकरियों से बेदखल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं 2014 का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मांग करके, इससे बाज आएं। नहीं तो अगले चुनाव में आप ही नहीं, आपकी पार्टी का ही पूरा सफाया हो जाएगा। हमारे ओबीसी के लोग भोले लोग हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन अब इतने भी भोले नहीं रहे हैं कि हर बार बहकावे में आ जाएं। जातिवार जनगणना का जब मसला आता है, हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। अगर रिजर्वेशन आरक्षण का मसला आता है, वहां भी हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारे लोग जब 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में मांगने के लिए अपनी शांतिपूर्ण रैली करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, मां बहन की गालियां दी जाती हैं। तो अब ये अधिक नहीं चलेगा। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं सार्वजनिक यहाँ बैठा हूं और जो भी भाई हमारी बात को सुन रहे हैं शेयर भी करें। और मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं, नौकर नहीं मालिक बनिए, शासक बनिए इस देश के। आप 90% हैं, आपकी मर्जी के बगैर इस देश का पत्ता नहीं हिल सकता अगर आप संगठित हो जाएं। झंडा उठाने वाले मत बनिए, नेता बनिए। आज जो हमारी दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे समाज में सामाजिक नेता नहीं है, सामाजिक लीडरशिप नहीं है। एमपी एमएलए आप बन सकते हैं, लूट खसूट के धन इकट्ठा करके आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन सामाजिक नेता नहीं बना जा सकता है। सामाजिक नेता बनने के लिए समाज की पीड़ा को समझना होगा, समाज के बीच जाना होगा, उसके हक और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। हमारे हजारों भाई मारे जा रहे हैं, हजारों भाइयों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों बहनों के बलात्कार हुए हैं, लेकिन हम नहीं जागे, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। हर जगह से आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ना सीखें। सर छोटू राम कहते थे कि हे मेरे भोले किसान, तू 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन की पहचान कर ले, दुश्मन को पहचान ले। मैं आपसे ये अपील करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, आवाज उठाना सीखिए और दुश्मन की पहचान करिए।
आपको प्लेटफार्म नहीं मिलता, हम प्लेटफार्म देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि बैकवर्ड की हर जाति से, हर समाज से, हर क्षेत्र से एक दो सामाजिक युवा नेता निकले जो समाज की लड़ाई लड़ने वाला हो, झंडा उठाने वाला नहीं। झंडा उठाने वाला गुलाम होता है और देश को गुलामों की जरूरत नहीं है। जब तक हर समाज से, हर जाति से एक सामाजिक नेता हम पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा सामाजिक मूवमेंट नहीं बन पाएगा। जब तक हम सामाजिक मूवमेंट नहीं बनाएंगे, सभी संगठित होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। मंडल कमीशन की जैसे तैसे 2 सिफारिशें लागू हुई हैं, पर आंशिक रूप से। बाकी 38 सिफारिशें मंडल कमीशन की आज भी लागू नहीं हुई हैं। आप लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला लड़ सकता हूं, आपके बीच आ सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं, लेकिन एक आंदोलन जो होता है वो अकेले मेरे करने से खड़ा नहीं होगा। उसके लिए आप सबको हम बनना पड़ेगा। मैं से, तुम से, हम एक साथ आना पड़ेगा। जाति से जमाती बनानी पड़ेगी। तन से, मन से, धन से आपको इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। आज ये वक्त है संविधान को बचाने का, ये वक्त है आरक्षण को बचाने का, ये वक्त है अपने अधिकारों को बचाने का, और ये वक्त है सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने का। मैं चाहता हूं कि आप सभी लड़ने का काम करें। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी भाई बहन जो लगातार लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और शपथ लें जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम हटेंगे नहीं। बिहार में संघर्ष कर रहे ओबीसी भाइयों के साथ खड़े हों, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे भाइयों के साथ खड़े हों, झारखंड में ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे भाइयों के साथ खड़े हों, छत्तीसगढ़ में जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे स्लेगर के आदिवासियों के साथ खड़े हों, उनके हक के लिए लड़ने का काम करें, निजीकरण के खिलाफ लड़ने का काम करें। जब तक आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। कोई मसीहा, कोई शक्ति नहीं आएगी आपको बचाने। महापुरुषों को पढ़ने का काम करिए। बाबा साहब अम्बेडकर, बीपी मंडल, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ललई सिंह यादव, साहू जी महाराज, सर छोटू राम, अब्दुल कयूम अंसारी, माता सावित्रीबाई, माता फातिमा शेख, जो हमारे बहुजन नायक हुए हैं, विजय सिंह पथिक, मानव साहब काशीराम, सरदार पटेल, महापुरुषों से सीखने का काम करिए, उनके आंदोलन को समझने का काम करिए, उनके मिशन को बढ़ाने का काम करिए। हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। कई लोग फोन करते हैं, कई साथी कहते हैं कि अनुज भाई मूवमेंट आपका बड़ा नहीं हो रहा है, काफी लोग नहीं आ रहे हैं। तो काफी लोग नहीं आ रहे हैं तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। मैं तो लगातार आप लोगों के बीच हूं, बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर समाज के लोग साथ नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। दूसरी बात, आंदोलन को तेज करने का जो विषय है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। रिसोर्सों का अभाव है, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास में, फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, संसाधन की व्यवस्था नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और सभी साथी अगर चाहें तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की समस्या हल नहीं हो सकती है। हमारे समाज में तमाम कर्मचारी हैं, तमाम संपन्न लोग हैं, अगर सहयोग करना चाहें तो ये चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी। हर व्यक्ति, युवा भी, बेरोजगार भी जो है, कहते हैं बेरोजगार हैं, हमारे युवा भी जो है वो भी चाहे मदद कर सकते हैं। जो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, एक गुटखे की पुड़िया एक दिन ना खाओ, आंदोलन में सपोर्ट कर दो।
वो भी तो 10 रुपए की आती है, लेकिन नहीं। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर समाज साथ में नहीं भी खड़ा होगा तब भी विद्रोही इसी तरह लड़ता रहेगा जैसे आज लड़ रहा है। संसाधन नहीं भी होंगे तब भी विद्रोही इसी तरह पैदल गांव गांव जाता रहेगा जैसे आज जा रहा है, अपने जीवन के अंत तक। मैंने अपना जीवन अपने समाज को समर्पित कर दिया है। अब समाज उसको स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, नहीं करता वो समाज का मसला, मुझे उसकी चिंता नहीं है। समाज साथ देगा तो हम ये दिखा देंगे कि परिवर्तन कैसे लाया जाता है, कैसे छीना जाता है और न्याय कैसे लिया जाता है, सामंतवादियों मनवादियों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। अगर समाज साथ नहीं देगा तो हम जिस गति से चल रहे हैं उस गति से चलते रहेंगे आजीवन, कोई दिक्कत थोड़े ना है। इसलिए आवश्यकता है कि सोशल मूवमेंट को खड़ा करने का प्रयास करिए और जो लोग लड़ रहे हैं उनको सहयोग करने का काम करें। और जो हमारे साथी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा वो आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करने का प्रयास करें। देखिए, निश्चित तौर पर जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, मैं सही या कोई भी अन्य साथी सही जो संघर्ष कर रहा है वो ना आंदोलन को खड़ा कर सकता है और ना ही आंदोलन को गति दे सकता है, क्योंकि ये एक आदमी के बस का नहीं होता है। पर प्रयास किया जाता है, मैं कर रहा हूँ। तो और साथ ही मैं उन युवाओं से अपील करता हूँ जो युवा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे साथ आएँ, मंडल आर्मी के साथ आएँ, इस प्लेटफार्म से जुड़ें। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपके सीने में समाज के प्रति दर्द होगा तो मैं आपको वो मुकाम, वो पहचान दिलाने का काम करूँगा, वो सम्मान दिलाने का काम करूँगा जिसके आप हकदार हैं। मंडल आर्मी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। हर तरीके से, हर संभव हम आपके साथ मदद करने का प्रयास करेंगे, आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, इस पे विचार करिए। शायद मैं बहुत कुछ बोल गया हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनों से कहना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं इन बातों को आपके बीच में रखा हूँ। और पुनः अपील करता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में लड़ने का काम करिए। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर ओबीसी के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का काम करिए। मध्य प्रदेश में जो साथी ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं 27% के, उनके साथ खड़े होइए। निजीकरण के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। जातिवाद जनगणना के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होने का काम करिए। सिलेगर छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जमीनें बचाने के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होने का काम करिए। और जो तमाम घोटाले हो रहे हैं उनके साथ खड़े होने का काम करिए, जिसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। भाई, जो ओबीसी एससी एसटी भाइयों की जहाँ हत्या हो रही है वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करिए। अन्याय हो रहा है, आवाज़ उठाने का काम करिए। संगठित होकर लड़िए। बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ जाकर के लड़ने का काम करिए, क्योंकि मान सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो हमें लड़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि विद्रोही अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, और जो हमारे साथी हैं इस काबिल हैं, वो हमें सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, जैसे भी आपको सुटेबल हो, आप जैसे भी सुटेबल हो। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप सुटेबल नहीं होते हैं हम जैसे लोगों के लिए, या ये कहा जाए कि हमारे जैसे लोग आपके लिए सुटेबल नहीं होते हैं। आपके लिए सुटेबल वो लोग होते हैं जो शंख घंटा घड़ियाल आपसे बजवाते हैं, आपसे कांवड़ यात्रा करवाते हैं, वो लोग आपके लिए सुटेबल होते हैं। वहाँ तो आप बीबी के गहने बेचकर चंदा दे आएंगे, वहाँ तो आप जो कर्ज पे लेके दे आएंगे। पर हमारे जैसे लोग ये पता नहीं क्या फालतू की बातें करते रहते हैं, तो ये कैसे सुटेबल हो जाएंगे। तो शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।